हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गायनिकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन जो कि सीबीडीसी के अंडर मस्ट नो कैटेगरी में है, एंड दैट इज डिस्मेनोरिया। और इससे क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज डिस्मेनोरिया, उसके क्लिनिकल फीचर्स, कॉजेज, मैनेजमेंट, इन शॉर्ट पूरा गायनी पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे इसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट। तो शुरू करते हैं विद व्हाट इज डिस्मेनोरिया। सिंपल वर्ड्स में देखें तो डिस्मेनोरिया मीन्स पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, पेनफुल पीरियड्स। और बाय डेफिनेशन देखें तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन ऑफ सफिशिएंट मैग्नीट्यूड टू इनकैपेसिटेट डे टू डे एक्टिविटीज। मतलब कि इतना ज़्यादा पेन हो रहा है मेंसेस के टाइम पे कि जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ है, उसको वो हैम्पर कर रही है वो चीज़। तो उस कंडीशन को वी लेबल एज डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया मेजरली दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में कोई पैथोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में पैथोलॉजी इन्वॉल्व होती है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया से शुरू करते हैं। प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या होता है? प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज जिसमें कोई पेल्विक पैथोलॉजी इन्वॉल्व ना हो। पेनफुल मेंसेस तो है लेकिन कोई पेल्विक पैथोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है। ये मोस्टली मिलता है एडोलसेंस में, ठीक है, टीनेजर्स में मिलेगा आपको, और इवेंचुअली ठीक भी हो जाता है। मतलब इट इज क्योर्ड खुद से आफ्टर वेजाइनल बर्थ, आफ्टर प्रेगनेंसी। ओके, ऑल्सो इसका जो इंसिडेंस है वो है 75% ऑफ विमेन में हमें देखने को मिलता है, टीनेजर्स में स्पेशली, मोस्ट कॉमनली। ठीक है, अब इसके अगर हम कॉजेस के बारे में बात करें तो इसमें पेन हो रहा है डिसएरिथमिक कॉन्ट्रैक्शंस और यूट्राइन हाइपोक्सिया की वजह से। बेसिकली देखो होता क्या है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसकी शेडिंग होती है, ठीक है। और वो कैसे हो रही है? कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, यूट्राइन हाइपोक्सिया हो जाए, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाए कॉन्ट्रैक्शन, हेवी कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, तब पेनफुल मेंसेस होते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजों का रोल होता है, जैसे साइकोसोमैटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी, फियर, टीनेजर्स में मोस्टली देखने को मिलता है। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। इसकी वजह से जो हमारी पेन बियरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। उसके बाद हो सकता है एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ मायोमीट्रियम पार्ट। मायोमीट्रियम मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस होती है, अंदर वाली एंडोमीट्रियम है। मायोमीट्रियम इज मिडिल लेयर। उसमें क्या हो सकता है? इम्बैलेंस हो गया हो ऑटोनॉमिक नर्वस कंट्रोल ऑफ यूट्राइन मसल्स में, ठीक है। देखो जो यूट्रस की नॉर्मल लाइनिंग होती है उसके जो आउटर फाइबर्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं, और जो इनर फाइबर्स हैं वो सर्कुलर फाइबर्स होते हैं। और ये जो यूट्रस और सर्विक्स, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स वाला पार्ट है, दिस इज इंटरनल ऑस, दिस इज एक्सटर्नल ऑस, ठीक है। जो नीचे वाले ये फाइबर्स है ना, ये सर्कुलर फाइबर्स होते हैं। तो जब इनकी जो है हाइपरटोनिसिटी हो जाती है इन केस ऑफ ओवर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स, ओवर एक्टिविटी सिंपैथेटिक नर्व्स की वजह से इन फाइबर्स की हाइपरटोनिसिटी हो गई, तो मतलब रिलैक्सेशन डिफिकल्ट हो गया, इन शॉर्ट पेन होगा, दिस कॉजेस पेन। एक रीजन ये हो सकता है। अब रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन हुआ, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कौन कौन से रिलीज हो रहे हैं? PGF2 अल्फा एंड PGE2। फर्स्ट वन वाले का क्या रोल है? यूट्राइन कंट्रैक्शंस को बढ़ा देता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस अगर बढ़ जाएंगे और बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, उसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, विच अगेन कॉजेस पेन। सेकेंड, PGE2 क्या करता है? इन्फ्लेमेशन कर देता है। जो यूट्रस की नर्व एंडिंग्स है उनकी इन्फ्लेमेशन कर देता है, तो उनकी इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन फील हो रहा है। ये कुछ कॉजेस हो सकते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया के, ठीक है। देखो इसमें कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ गए हैं तो अल्टीमेटली ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन
कम हो जाएगा ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, दैट इज यूट्राइन हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन लेवल कम हुआ विच कॉजेज पेन। ओके, देन अगेन द थिंग इज यूट्राइन हाइपोक्सिया, मैं बता चुकी हूँ इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रोल है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे, ब्लड फ्लो कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा, एंड देन अगेन पेन। वेसोप्रेसिन का भी रोल हो सकता है, इसमें भी यूट्राइन हाइपर एक्टिविटी और डिसरिथमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिसकी वजह से पेन हो रहा है। तो ये कुछ कॉजेज हैं जिनकी वजह से प्राइमरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम फैक्टर्स पे। फैक्टर्स फॉर प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या क्या हो सकते हैं? फैक्टर्स में आ जाएगा सबसे पहले टीनेजर्स, एडोलसेंस एज। ठीक है, सेकेंड इज BMI 20 से कम है जिसका, मतलब बहुत लीन थिन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, हैवी मेंसेस हो रहे हैं, प्रोलॉन्ग्ड मेंसेस हैं, ठीक है, कोई फैमिली हिस्ट्री है, ये सब फैक्टर्स रिस्क फैक्टर्स हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया के लिए। देन कम्स द क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में इसमें क्या मिलेगा प्राइमरी डिस्मेनोरिया वाले केसेस में? पेन या तो फ्यू आवर्स, ठीक है, प्रायर टू मेंसेस, कुछ घंटे पहले मेंसेस से, या मेंसेस जब फ्लो स्टार्ट हो जा रहा है उसके साथ पेन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पेन होता है लोअर एब्डोमेन में, स्पाज्मोटिक क्रैम्पिंग पेन। ठीक है, और ये रेडिएट करता है, जो ये डिस्मेनोरिया जिसको हम बोल रहे हैं, इसका जो पेन है वो रेडिएट करता है बैक तक और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाइस तक। ठीक है, और इसमें कुछ सिस्टमिक सिम्टम्स भी मिल सकते हैं जैसे फटीग, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, वीकनेस, हेडेक, टेकिकार्डिया, ये सब सिम्टम्स भी मिलते हैं। अब आते हैं हम डायग्नोसिस पार्ट। प्राइमरी डिस्मेनोरिया का डायग्नोसिस, इसमें फर्स्ट थिंग इज देयर इज नो पेल्विक पैथोलॉजी फाउंड। पेल्विक एग्जामिनेशन जब हम करेंगे या रेक्टल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो हमें कोई पेल्विक पैथोलॉजी इसमें नहीं मिलेगी। अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं पेल्विक एबनॉर्मलिटी एक्सक्लूड कराने के लिए। दिस इज बेसिकली कि हमें कुछ भी पैथोलॉजिकल पार्ट नहीं मिल रहा है, दिस इज फंक्शनल। देन कम्स द मैनेजमेंट पार्ट। मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्मेनोरिया में जो पहली चीज आती है वो है एजुकेशन एंड एश्योरेंस टू द पेशेंट। पेशेंट को पहले उस चीज के बारे में समझाना है व्हाट इट इज एंड क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं ये कॉज करने के लिए। फिर उसके बाद हम एनाल्जेसिक्स, एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग्स दे सकते हैं। ओके, देन कम्स द कीपिंग द बाउल एम्प्टी, दैट टू हेल्प्स, एंड बैलेंस डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, ये सारी चीजें मैनेजमेंट में आ जाएंगी। लेकिन अगर ये सारी चीजें फेल हो जाए फिर क्या करेंगे? फिर हम प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर्स दे सकते हैं। अगर वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है उस केस में, ये चेक करेंगे तो हम वो दे सकते हैं। उससे क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन जो रिलीज हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे, अल्टीमेटली पेन कम हो जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन कैन बी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं हम, और ये भी तब देना है जब कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो। ये उस केसेस में हम दे सकते हैं जिनको कंसीव नहीं करना है, अभी बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस हैं, इन वाले केसेस में हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं। अगेन इफ दिस टू फेल्स तो हम क्या करेंगे? तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन में जाएंगे, USG, MRI और लेप्रोस्कोप, ये ऑप्शन है। अब प्राइमरी डिस्मेनोरिया हो गया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या होता है? सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में पेनफुल मेंसेस तो हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेल्विक पैथोलॉजी। यहाँ पे कुछ ना कुछ पैथोलॉजिकल पार्ट हमें मिलेगा सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में। ठीक है, मोस्टली ये मिलता है इन पेशेंट्स जो 30s में हैं, या मोर ऑफनली जो पैरस है, मतलब प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं, उन पेशेंट्स में ये देखने को मिलता है। इसके कॉजेज हो सकते हैं बहुत सारे, पेल्विक पैथोलॉजी जिसमें भी इन्वॉल्व है, जिस भी डिसीज में, वो हो सकता है जैसे एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, ओवेरियन सिस्ट हो सकता है, एडेनोमायोसिस, सर्वाइकल स्टेनोसिस, पेल्विक एडहेशंस, ठीक है, एंड फाइब्रॉइड्स, ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं, ये सब कॉजेज हो सकते हैं। देन कम्स द क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में प्राइमरी डिस्मेनोरिया में क्या था, स्पाज्मोटिक पेन्स हो रहे थे, ठीक है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में क्या होता है, डल पेन्स होते हैं,
और इन द फ्रंट एंड इन द बैक रेडिएट नहीं होते, ठीक है, विदाउट रेडिएटिंग। देन जो पेन्स हैं ये फ्यू डेज या फ्यू वीक्स पहले स्टार्ट हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन से फ्यू डेज या फ्यू वीक्स पहले। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में फ्यू आवर्स या विद मेंस्ट्रुएशन शुरू हो रहे थे, प्लस जैसे ही फ्लो होगा पेन में रिलीफ हो जाएगा सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में। ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं दोनों के, ठीक है। प्राइमरी में तो शुरू हो रहा था मेंसेस फ्लो के साथ, और सेकेंडरी में क्या हो रहा है, जब फ्लो शुरू हो रहा है तो जो पेन है उसमें रिलीफ हो जा रहा है, ठीक है। बाकी कुछ सिस्टमिक सिम्टम्स इसमें एज सच नहीं मिलते, बट डिस्पेरोनिया, डिसयूरिया, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, ये सब चीजें माइट बी प्रेजेंट। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या क्या करा सकते हैं, हम ट्रांसमेजाइनल सोनोग्राफी करा सकते हैं, ठीक है। हम सेलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी करा सकते हैं, ये टू डिटेक्ट एनी पॉलिप या फिर म्यूकस, सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स। देन हम लैप्रोस्कोपी करा सकते हैं, ये डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक अप्रोच, उसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी। हिस्ट्रोस्कोपी करा सकते हैं, ये भी डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक दोनों पर्पज से काम करता है। देन कम्स द ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया गायनी एस्पेक्ट से। ट्रीटमेंट में सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में हम कॉज पे काम करते हैं, ना कि सिम्टम पे। प्राइमरी में तो हम एंटीस्पाज्मोटिक या एनाल्जेसिक्स ड्रग्स दे रहे थे, बहुत सारी मैनेजमेंट्स थी, लेकिन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में हम कॉज पे डिपेंड करेगा वो जो भी हमारा ट्रीटमेंट होगा, बिकॉज जो पैथोलॉजी इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल अगर एंडोमेट्रियोसिस है या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड है, ओवेरियन सिस्ट है, अलग अलग है, उन पे डिपेंड करेगा हमारा ट्रीटमेंट भी। Okay, the treatment will be depending on the parity, severity and age of the patient and also the cause. तो ये हमारा हो गया प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। एक बार जल्दी से इनका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स देख लेते हैं। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में हमने क्या देखा था, इट इज फाउंड इन एडोलसेंट्स, टीनेजर्स में, और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया किस में मिल रहा है, जो 30s में है, ठीक है, पैरिस वुमेन में मिल रहा है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में पेन स्टार्ट हो रहा था विद द फ्लो, और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में पेन स्टार्ट हो रहा है 7 days, few weeks prior to the menstruation. Then प्राइमरी डिस्मेनोरिया में कोई पेल्विक पैथोलॉजी इन्वॉल्व नहीं थी, ऑन पेल्विक एग्जामिनेशन देयर इज नथिंग, लेकिन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में पेल्विक एग्जामिनेशन में पेल्विक पैथोलॉजी इंक्लूडेड है, ओके। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में क्या था, पेन स्टार्ट्स विद द मेंसेस, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में पेन रिलीव्स एक बार अगर फ्लो शुरू हो जाए तो, ठीक है। ये कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में। सो हमने गायनी एस्पेक्ट से पूरा डिस्मेनोरिया वाला पार्ट कवर कर लिया है, उसका डेफिनेशन, टाइप्स एंड इन डिटेल्स, और आंसर शीट में लिखने के लिए भी यही पैटर्न फॉलो करना, टू द पॉइंट लिखो, बट हर पॉइंट कवर होना चाहिए। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे डिस्मेनोरिया की होम्योपैथिक इंटीग्रेशन के बारे में, जो हमारा सीबीडीसी डिमांड करता है। टिल देन, डू subscribe my channel and do hit the like button. I'll see you in the next video.